गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल अपन ने आवेश एवं उसकी मात्रक एवं उसके गुण धर्म के बारे में पढ़ा था। आज अपन उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। मैंने आपको कल कहा भी था, जब मैंने आपको आवेश संरक्षण का नियम बताया था, तो मैंने कहा था बच्चों इसको अपन आगे थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। और आवेश के स्थानांतरण की विधियां भी अपने कल पढ़ी थी। मैंने ये भी आपको कहा था कि कल अपन इसको थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज बच्चों अपन आवेश स्थानांतरण की विधियों को पढ़ते हैं, उसको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं आवेश स्थानांतरण की विधि। मैंने बेटा आवेश स्थानांतरण की विधियां आपको कल बताई थी। वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है घर्षण के द्वारा, दूसरी होती है चालन के द्वारा, और तीसरी होती है प्रेरण के द्वारा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं भैया किसके द्वारा? घर्षण के द्वारा। इस विधि में क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने के कारण उनकी सतह गर्म हो जाती है, अर्थात वहां ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करेंगे, ऊर्जा को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे और उत्तेजित हो जाते हैं। और उस उत्तेजित होकर वो एक सतह से दूसरी सतह पर ट्रांसफर हो जाते हैं, स्थानांतरण हो जाते हैं। और उस सतह पर स्थानांतरण होते हैं जहां पर जो एनर्जी उन्होंने जाने के दौरान खोई है, वो एनर्जी वहां पर हो, ताकि वो वहां पर सेटल हो जाए, वहां पर वो क्या हो जाए भी पास संतुष्ट हो जाए, संतृप्त हो जाए। इसका मतलब बस क्या होगा कि जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है एवं उस ऊष्मा को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उत्तेजित हो जाते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण एक वस्तु धनात्मक और दूसरी वस्तु ऋणावेशित या ऋणात्मक हो जाती है। ये अपन को घर्षण की विधि में लिखना है। अच्छा, आप बोलेंगे सर एग्जाम्पल बताइए कि किन किन एग्जाम्पल में आपने बोल सकते हैं कि कौन सी बॉडी धनात्मक होगी एवं कौन सी बॉडी ऋणात्मक होगी। तो अपन बात करते हैं कि जब वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो कौन सी वस्तु धनात्मक हो जाती है और कौन सी वस्तु ऋणात्मक हो जाती है। तो बच्चों अपन आगे चलते हैं भैया, क्या धनात्मक, यहां पर बात करते हैं अपन भैया ऋणात्मक। जरा देखो, बिल्ली की खाल को जब एबोनेट की रोड के साथ या एबोनेट की छड़ के साथ रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से एबोनेट की छड़ पर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके कारण बिल्ली की जो खाल है वो आपके पास कैसे तो धनावेशित हो जाती है और एबोनेट की जो छड़ है वो भी हो जाती है ऋणावेशित हो जाती है, क्योंकि बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन एबोनेट की छड़ पर स्थानांतरित हो जाते हैं और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो अपेक्षाकृत धनावेशित होती है एवं जिस पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो अपेक्षाकृत ऋणावेशित हो जाती है। अब देखिए, कांच की छड़ को मैं रेशम के कपड़े के साथ रगड़ता हूं तो क्या होगा भैया, जरा देखना। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर ट्रांसफर हो जाता है, जिसके कारण कांच की छड़ धनावेशित होती है एवं रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर ट्रांसफर होता है। अब जरा देखो, मैं अगर अब जरा देखिए, अगर मैं बात करूं किसकी भैया, ऊन की।
ऊन को मैं कांच की छड़ के साथ रगड़ूं, ऊन को मैं एबोनेट की छड़ के साथ रगड़ूं, ऊन को मैं प्लास्टिक की छड़ के साथ रगड़ूं, ऊन को मैं रबड़ के साथ रगड़ूं, किसी के साथ भी रगड़ लो भैया, तो ऊन से इलेक्ट्रॉन है वो भैया कांच की छड़ या एबोनेट की छड़ या प्लास्टिक की छड़ या रबड़ पर स्थानांतरित हो जाता है, जिसके कारण जो ऊन है वो धनावेशित हो जाती है और ये सारी भी क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। यहाँ पर बेसिकली आवेश का एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरण हो रहा है। अब देखो, बिल्ली की खर के साथ एबोनेट की छड़ को रगड़ता हूं तो एबोनेट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। हाँ, अगर मैं इसको कांच की छड़ के साथ भी रगड़ूं, अगर कांच की छड़ के साथ भी रगड़ूंगा तो भी ये क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्ली की खाल से कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसके कारण बिल्ली की खाल पॉजिटिव धनात्मक आवेशित हो जाती है और कांच की छड़ भी ये कैसी हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर हो जाता है जब इनको परस्पर रगड़ा जाता है। यह था अपने पास सबसे पहले घर्षण द्वारा आवेश का स्थानांतरण। अब बच्चों अपन इससे आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि दूसरी विधि कौन सी है। मैं दूसरी विधि की बात करता हूं भैया, चालन विधि द्वारा। दूसरी विधि है चालन विधि। चालन विधि में क्या होता है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे से दूर दूर स्थित हो, जहां एक वस्तु पर धनात्मक आवेश एवं दूसरी वस्तु पर कोई आवेश ना हो, यह विद्युत रूप से उदासीन है। यह आवेशित है। अब जरा देखिए, यह आवेशित है, यह विद्युत रूप से उदासीन है, अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं है। अब क्या होगा भैया, ये तो आवेशित है, इस पर आवेश नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको अपन को आवेशित करना है। अब आवेश उत्पन्न तो अपन कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे। अच्छा, इसमें भैया ये जो वस्तु A है, इस A को वस्तु B से एक चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है। क्या होगा, जब चालक तार द्वारा भैया जोड़ेंगे तो क्या होगा, चालक तार द्वारा जोड़ेंगे तो भैया कुछ आवेश है वो वस्तु A से वस्तु B पर क्या होगा, स्थानांतरित होगा। और स्थानांतरित होने के बाद क्या होगा, जरा देखिएगा, ये वस्तु A है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, जो अपन ऑलरेडी जानते हैं। ये वस्तु B है जिस पर अब ये क्या हो गया, आवेश स्थानांतरित हुआ है। और कहां से हुआ है, वस्तु A से हुआ है। इसका मतलब चालक तार भी क्या कर रहा है, चालक तार एक माध्यम की तरह काम कर रहा है, जिसके द्वारा आवेश को वस्तु A से वस्तु B पर ले जाया जा रहा है। अब इस चालक तार को हटा दो, अब चालक तार को हटा दिया, तो वस्तु B है, वो आवेशित मिलती है या कैसी मिलती है, वस्तु B आवेशित मिलती है और वस्तु A भी क्या है, आवेशित है। एक बात बताओ, वस्तु B क्या पहले आवेशित थी, नहीं थी। अब वस्तु B क्या है, आवेशित है। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया यहां पर आवेश
स्थानांतरण हुआ है, यहाँ पर आवेश उत्पन्न नहीं हुआ है। जो स्थानांतरण किसके द्वारा है? एक चालक तार के माध्यम से अपन ने आवेश को वस्तु A से वस्तु B तक स्थानांतरित किया है, जिसके कारण वस्तु A तो धनात्मक आवेशित थी ही थी, यहाँ वस्तु B भी धनात्मक आवेशित हो जाती है। ये बच्चों अपने पास विधि थी कौन सी? चालन विधि। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अपन तीसरी विधि की ओर चलते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको बहुत ध्यान से देखना भी है। तीसरी विधि है भैया प्रेरण विधि। प्रेरण विधि, प्रेरण विधि में क्या होगा जरा देखना। मैंने बोला कि प्रारंभ में वस्तु A है, वो धन आवेशित है। क्या आवेशित है? बिल्कुल आवेशित है। और वस्तु B है, वो विद्युत उदासीन है, अर्थात वस्तु B पर कोई आवेश नहीं है। अब भैया अपन आवेश को उत्पन्न तो कर नहीं सकते, आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो क्या कर सकते हैं? अब जरा देखिए, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि अपन लोग बोलते हैं ना, घर वाले बोलते हैं कि भैया खराब बच्चों की संगति मत कर, तेरे में भी खराब लक्षण आ जाएंगे, तू भी उसकी तरह बिगड़ जाएगा। इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है? एक दूसरे से प्रेरित होकर ही तो बिगड़ते हैं। अच्छा, उसी विधि को अपन यहां पर काम करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखो। अब वस्तु A आवेशित है, वस्तु B विद्युत रूप से उदासीन है। अब इन दोनों वस्तुओं को बच्चों पास पास लाया जाता है, और जब पास पास लाया जाता है तो क्या होता है? ये वस्तु A है, ये वस्तु क्या है भैया? B। अच्छा, ये धनात्मक आवेशित ऑलरेडी है, अपन जानते हैं। देखो, ये विद्युत रूप से उदासीन है, और विद्युत रूप से उदासीन होने का अर्थ है कि इस वस्तु पर जितना धन आवेश है उतना का उतना बच्चों ऋण आवेश है, तभी तो विद्युत रूप से उदासीन हुई। अब देखो, अब क्या होगा? ये धनात्मक आवेश है, तो इसमें धनावेश भी है और ऋण आवेश भी है। इसमें दोनों ही आवेश बराबर समान मान से इस पर आवेश है। इसका इसमें आवेश धनात्मक है, इसमें धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है, और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों समान मात्रा में हैं। तो अब होगा क्या? इस धनात्मक आवेश के कारण इसके धनात्मक आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण वो विपरीत सतह पर इकट्ठा हो जाता है, और इसका जो ऋणात्मक आवेश होता है वो भी इस धनात्मक आवेश के कारण आकर्षित होता है, जिसके कारण क्या हो गया? धनात्मक आवेश की और जो सतह होती है उस पर ऋण आवेश हो जाता है। अब जरा देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब जितना इसमें धन आवेश है उतना उतना इसमें ऋण आवेश है, अर्थात अभी भी ये विद्युत रूप से उदासीन है। अब हम क्या करेंगे? बहुत अल्प समय के लिए, बहुत अल्प समय के लिए आप पास क्या करेंगे भैया? ये जो वस्तु B है ना, उस वस्तु B को भू संपर्कित कर देते हैं। इसको क्या कर दिया भैया? भू संपर्कित कर दिया। अरे भैया, भू संपर्कित कर दिया तो क्या हो गया? भू संपर्कित कर दिया तो कुछ इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से आएंगे और इस धनात्मक आवेश को क्या कर देंगे भैया? खत्म कर देंगे। दोनों संयोजित हो जाएंगे, और जब धनात्मक आवेश इस ऋणात्मक आवेश के साथ मिल जाएगा, उससे तुरंत बाद इस अर्थिंग को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। अब मैं क्या करूंगा भैया? अब जो मेरे पास वस्तु A थी वो तो धनावेशित है, और वस्तु इसको मैंने भी ये क्या कर दिया? अर्थिंग को हटा दिया। अच्छा, अर्थिंग को हटा दिया, अब इससे अर्थिंग का कोई मतलब नहीं है। ये वस्तु भी कौन सी है? B है।
और हटाने के तुरंत बाद भैया दोनों वस्तुओं को एक दूसरे से दूर दूर ले जाया जाता है। जब दोनों वस्तुओं को दूर दूर ले जाया जाता है तो दोनों वस्तुएं आवेशित प्राप्त होती हैं। अब देखो यहां पर जो दूर दूर लेके गए, यहां पर नजदीक थे तब तो भैया इस आकर्षण बल द्वारा बंधा हुआ था, लेकिन जब दूर दूर लेके गए तो भी यहां आकर्षण बल द्वारा बंधा हुआ नहीं है। और आवेश का गुण धर्म होता है कि जब भी किसी धातु की सतह पर आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उस धातु की संपूर्ण सतह पर क्या होता है भैया, एक समान रूप से फैल जाता है। उसी प्रकार से जब दोनों वस्तुओं को दूर दूर ले जाया जाता है तो वस्तु बी की सतह पर आवेश एक समान रूप से फैल जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी थी वो विद्युत रूप से उदासीन थी और यहाँ पर बी है वो आवेशित प्राप्त हो रही है। क्या अपन ने यहां पर आवेश को उत्पन्न किया है? नहीं, हमने आवेश को उत्पन्न नहीं किया है, अपन ने आवेश को स्थानांतरण किया है। तो बच्चों तीन विधियां थी आवेश स्थानांतरण की, जो तीन विधियां थी अपन तीनों विधियों को अपन ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं और ये नेक्स्ट टॉपिक है भैया आवेश संरक्षण का नियम। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और इसको एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा और आपको पढ़ना भी है और इंपॉर्टेंट भी है कि बोर्ड में भी ये पूछा जाता है कि आवेश संरक्षण नियम पर टिप्पणी कीजिए। 2 मार्क्स का प्रश्न आता है। तो बच्चों आ जाओ अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम आपको मैं कल लिखवा चुका था इसका स्टेटमेंट कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है एवं ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है, जबकि आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ये मैं आपको कल बता चुका था। अब एग्जाम्पल के साथ भी अपन पढ़ेंगे कि भी आवेश संरक्षण का नियम कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या एग्जाम्पल देके अपन समझा सकते हैं और आपको समझाना भी है। मैं एक रसायन समीकरण की अगर बात करूं, देखिए NaCl जो आपने पढ़ी थी वो आपके पास क्या है, Na+Cl-, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है भैया। अब देखिए जितना यहाँ पर धन आवेश है उतना यहाँ पर ऋण आवेश है। अब जब दोनों को मिला देंगे तो वही आवेश आपके वापस यहाँ पर क्या जाता है भैया, मिल जाता है। तो यहाँ पर जो आपके पास लेफ्ट साइड में जो आपके पास आवेश है वही आपके पास टोटल राइट साइड पे आवेश होता है, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है। ये इसको विद्युत अपघट्य समीकरण भी बोल सकते हैं। अब जरा देखिए, अब नाभिकीय अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया की अपन बात करते हैं भैया, तो जरा देखिए यूरेनियम 92-238 पर जब निम्न वेग के न्यूट्रॉन की बमबारी करवाई जाती है तो यूरेनियम का नाभिक टूट जाता है और वह बेरियम व क्रिप्टॉन के नाभिक के रूप में टूट जाता है तथा ये जो एक न्यूट्रॉन है वह 3 न्यूट्रॉन बन के निकलते हैं, अर्थात 2 अतिरिक्त न्यूट्रॉन को साथ में लेकर निकलता है और साथ में ऊर्जा भी निकलती। बेरियम का जो आपके पास एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपके पास कितना भैया, 56, और क्रिप्टन का होता है पास कौन सा, 36।
अब जरा देखो यहां पर एटॉमिक नंबर कितना है 92, इसका टोटल चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भैया 92 है। यहां पर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कितना है, वही आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो होगा 56 + 36 = 92। एक बात बताओ यहां पर आवेश सुरक्षित है क्या नहीं, जितना लेफ्ट साइड में आवेश है उतना उतना ये क्या है राइट साइड में आवेश है। अगर अपन भी इसके द्विमान संख्या की बात करें तो यहां देखो कितना है 238 + 1 = 239। अब देखो 3 यहां पर 92 ले लो भी आपके पास, 3 + 90 + 144, इसका आपका मास नंबर होता है 144। ये भी वैल्यू देख लो भैया 239 है कि नहीं। तो नाभिकीय अभिक्रिया में भी आवेश सुरक्षित होता है, जितना टोटल आवेश लेफ्ट साइड में उतना होता है उतना उतना आवेश आगे पास भी राइट साइड में भी होता है। अपन इसके नेक्स्ट एग्जांपल में भी जा सकते हैं, कैसे? युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन में क्या होता है जरा देखना, जब गामा किरण टूटती है तो आपके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक पॉजिट्रॉन निकलता है। ये होता है पॉजिट्रॉन और ये होता है इलेक्ट्रॉन। देखो जितना आवेश इस इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना उतना आवेश किस पे होता है भैया पॉजिट्रॉन पे होता है। इसका मतलब आपके पास टोटल चार्ज कितना हो गया 0। और जो गामा किरण है, गामा किरण में टोटल चार्ज कितना होता है 0, क्योंकि गामा किरण होती है विद्युत रूप से उदासीन होती। इसके विपरीत एक और काम होता है बस, कैसे? एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन से मिलता है भैया तो दो गामा किरण उत्पन्न होती हैं। अब देखो भैया जितना यह पॉजिट्रॉन पे आवेश है उतना उतना किस पर आवेश है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और गामा किरण तो भैया क्या है विद्युत रूप से उदासीन ही होती है। तो एक बात बताओ यहां पर आवेश है वो सुरक्षित है कि नहीं। अगर ये आप 4 एग्जाम्पल दे देते हैं तो बहुत है बच्चों आपको 2 मार्क्स मिल जाते। तो बच्चों आज अपन ने क्या पढ़ा, आज आवेश स्थानांतरण की विधियों को पढ़ा, साथ ही अपने आवेश संरक्षण नियम को भी पढ़ा। कल बच्चों अपन जो आज अपन 2 दिन में पढ़ा है उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको जो मैंने अभी 2 दिन तक पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो कल और आज वाला आप कॉपी के अंदर भी डिक्टेट करें और साथ में आप वापस को 2-2, 3-3 बार इसको वीडियो को देखें, इसको अच्छी तरह से समझें और अपन बेटा न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कर दें या फिर जेईई या फिर आप नीट के लिए बात करें तो भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे हमेशा अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेटा अपन कल मिलते हैं वापस नए दिन और नए जोश के साथ। अपना ध्यान रखें और बेटा पढ़ाई करते हैं। थैंक यू।